बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। पिछले 50 वर्षों से वह गांधीवादी विचार पर अपना जीवन समर्पित कर समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। आदरणीय पीवी राजगोपाला जी, आइए कृपया स्क्रीन पर और अपना वक्तव्य शुरू करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद आदरणीय राजगोपाला श्री नारायण जी। अब दिखाई पड़ रहा है? आपकी समय सीमा जी 30 मिनट। जी जी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है जी जी भाई साहब। तो बहुत अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आपने आपके लिए लैंग्वेज इज नो बार, यू कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश और बोथ मिक्स्ड। लैंग्वेज इज नो No, बार। ठीक आप है। कृपया अपने वक्तव्य को दें। थैंक यू श्री नारायण जी, थैंक यू प्रभात भाई, थैंक यू अरुण कुमार जी, आज के अध्यक्ष जी। आप सबने मिलके आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ। और मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि आपने आज के डिस्कशन के लिए नॉन वायलेंस चुना है, कि हिंसा से अहिंसा की ओर यात्रा, ए जर्नी फ्रॉम वायलेंस टू नॉन वायलेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसको गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ जो हिंसा का तांडव नृत्य है, उस समय अहिंसा को सही ढंग से समझने के लिए हम अपने देश के युवाओं को मदद कर सके तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे श्री नारायण जी ने कहा और प्रभात जी ने कहा, आज क्विट इंडिया दिवस भी है और आज आदिवासियों का दिवस भी है। पूरे दुनिया में आज इंडिजिनस लोगों का आदिवासियों का दिन है, उनके अधिकार का दिन है, और भारत छोड़ो आंदोलन का भी दिन आज। तो उस दृष्टि से इन दोनों को एक बार मिला के देखें कि महात्मा गांधी ने क्यों कहा होगा अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो। इसलिए कहा होगा कि देश के लोगों को न्याय मिले। और आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और आदिवासी दिवस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से हम विस्थापित कर रहे हैं, और उनके संस्कृति से, उनके जीवन से हम उनको बाहर कर रहे हैं। लाखों लाखों आदिवासी लोग अभयारण्य के कारण, नेशनल पार्क के कारण, माइनिंग के कारण, वायलेंस के कारण अपने धरती छोड़ के बाहर जाने के लिए बाध्य है। जब आप आदिवासी इलाके में घूमेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 75 साल में इनके साथ क्या खिलवाड़ हुई है। तो आज ये दोनों का संदर्भ एक बार समझ लें कि भारत अंग्रेजों को छोड़ना चाहिए ताकि भारत के लोगों को न्याय मिले। आज हम ऐसे एक समय में आदिवासियों का दिन मना रहे हैं जब आदिवासी लोग अपने हाथ से सब कुछ खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज का संदर्भ नॉन वायलेंस का है, तो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, सशक्तिकरण का बात करते हैं कि गरीबों को सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप क्या सशक्तिकरण कराएंगे, गरीबी उन्मूलन कराएंगे, जब तक वो व्यक्ति स्वयं गरीबी से बाहर आने का निर्णय नहीं लिया। जब तक मैं स्वयं न कहूं मुझे गरीबी से बाहर आना है, इतना भी प्रयास बाहर से हो तो वो सफल नहीं हो सकता। वैसे ही हिंसा अहिंसा की बात है। जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे एक अहिंसक समाज बननी चाहिए, तब तक अहिंसा पर आप चर्चा करते रहिए, लेकिन हर व्यक्ति हिंसा को ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो हिंसा से मुक्ति जब तक एक ड्रीम नहीं बनेगा, देश का ड्रीम नहीं बनेगा, व्यक्ति का ड्रीम नहीं बनेगा, तब तक हिंसा मुक्त समाज की कल्पना साकार नहीं होगा। इसलिए प्रथम बात यही है कि कैसे हम लोगों के अंदर हिंसा से बाहर आने की तमन्ना पैदा करें, इच्छा पैदा करें। मैं बात को शुरू कर रहा हूं। मैं प्रभात भाई से जरूर कहूंगा कि जब आधा घंटा हो जाएगा तो आप मुझे रोक लेंगे, आप कुछ ऐसा दिखा देंगे जिससे कि मुझे मालूम हो जाएगा कि अब आधा घंटा हो गया है, मुझे रुकना है। ठीक है। तो
पहली बात यह है कि आचार्य राममूर्ति जी आपके लिए सुपरिचित है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं। आचार्य राममूर्ति जी हमेशा कहते थे, वायलेंस इज बिकमिंग टू वायलेंट। हिंसा बहुत हिंसक होता जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है? एक जमाना था जब इंसान दूसरे को मारते थे, खुद बचने का कोशिश करते थे। लेकिन जब से सुइसाइड बॉम्ब आए हैं, व्यक्ति अपने आप को मार के भी 50 को मारना चाहते हैं। तो हिंसा में काफी वृद्धि हुई। वायलेंस हैज बिकम टू वायलेंट, कि हिंसा में काम करने वाले लोगों ने अपने काम को इतने तेजी से किया, इतने अच्छे ढंग से किया, इतने निष्ठा से किया कि वे लोग हिंसा को ताकतवर बनाने में सफल हो गए। तो हमें क्या समझना है? आज हमारे श्रोता जो है उनको क्या समझना है? हम 30-35 लोग जो है, हमको क्या समझना है कि हिंसा एक बड़ा बिजनेस है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आपको पता है, लेकिन मैं एक बार इसको कहना चाहता हूं। हिंसा एक बहुत बड़ी बिजनेस है। सी, हिंसा का व्यापार जो है दुनिया में, दी करोड़ों का है, मिलियंस का है, बिलियंस का है। ठीक है? दुनिया के सबसे संपन्न लोग जिसको आप कहते हैं, वो आर्म्स डीलर्स हैं। आर्म्स का बिजनेस जो करते हैं, माने हथियार के बिजनेस जो करता है। हथियार का बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और वो ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। आपको पता है कि तीर कमान की दुनिया से एटम बॉम्ब की दुनिया में पहुंचने में काफी वर्ष लगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कितना मेहनत हुआ होगा। तीर कमान से एक दूसरे को मारने वाले दुनिया से जब लोगों को यात्रा करके एटम बम की दुनिया में आना पड़ा, तो इन वर्षों में उसमें कितना इनोवेशन हुआ होगा, खोज हुआ होगा, उसमें कितना इन्वेस्ट किया होगा, कितना पैसा उसमें खर्च किया होगा। इस शास्त्र को बड़ा करने के लिए, हिंसा के शास्त्र को बड़ा करने के लिए कितना इनोवेशन हुआ होगा, कितने कितने इन्वेस्ट किया होगा। और ये आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें लाभ नहीं है तो लोग इसमें इतने इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो उन्होंने इन्वेस्ट कहां कहां किया हिंसा को बढ़ाने के लिए, समझ लीजिएगा। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा टॉय इंडस्ट्री में खर्च किया, खिलौने के व्यापार में खर्च किया। खिलौने के व्यापार में, आप खिलौने का दुकान में जाइए, उसमें कितना खिलौना, उसमें अधिकतर बंदूक के शेप पर है, और बहुत मॉडर्न बंदूक के शेप पर। वो कोई छोटे मोटे पुराने बंदूक के शेप पर नहीं, सबसे बड़ा मशीन गन के शेप पर है। आप होली में पिचकारी खरीदने जाइए तो पिचकारी किस शेप में है आपके हाथ में? वो बंदूक के शेप में है, और बहुत बड़े बड़े बंदूक के शेप में है। और आप उसको खरीद के अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बंदूक लेके वो पापा पर गोली चला रहे हैं, और पापा मरने का नाटक कर रहा है और बच्चा हंस रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि आप वायलेंस को कितना बढ़ावा दे रहा है। टॉय इंडस्ट्री ने हर बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ाया है, जिससे बच्चों को ये महसूस होता है कि जिसके हाथ में गन है वो ज्यादा पावरफुल है, वो गोली मार सकता है, और गोली मारने में आनंद आता है। और सामने वाला जब मरता है तो ठहाका मार के हंसता है। तो वी आर ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन टू एंजॉय वायलेंस, राइट? एक एक एरिया है जहां इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, और हम उसके विक्टिम में, हमारे बच्चे उसके विक्टिम में। हम सब मिलके उस टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, और हर बच्चे को वही शेप का टॉय चाहिए। दूसरा जगह है जहां है सोशल मीडिया में खर्च कर रहा है। सोशल मीडिया में इतनी नफरत। पहले तो एक व्यक्ति को जर्नलिस्ट होने के लिए 3-3 साल पढ़ाई करना पड़ता था, टू बिकम ए जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट बनने के लिए उसका एथिक्स क्या है, येलो जर्नलिज्म क्या है, सही जर्नलिज्म क्या है, ये सब सीखने में सालों लग जाता था। आज हर बच्चा जर्नलिस्ट है, जो मन में आए वो लिख दिया। जिसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा, उसके क्या नुकसान होने वाला, कोई चिंता नहीं। आप लिखते जा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और पूरे देश में नफरत का माहौल, पूरे दुनिया में नफरत का माहौल। काले को गोरे से नफरत, गोरे को काले से नफरत,
और यूरोपियन को अफ्रीकन से नफरत, अफ्रीकन को यूरोपियन के नफरत, हिंदू को मुस्लिम से नफरत। तो हमने सोशल मीडिया में इतना इन्वेस्ट करने दिया, हमारे सबके बच्चों के हाथ में हमने एक एक पकड़ा दिया, युवाओं के हाथ में तो बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, नौजवानों के हाथ में सोशल मीडिया के नाम से हैंडी पकड़ा दिया, और बड़े लोगों के लिए हमने फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। तो जो आप देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि एक एक हीरो दो दो बंदूक लेके इधर भी शूट कर रहे हैं, उधर भी शूट कर रहे हैं, और हॉल में बैठे हुए लोग ताली बजा रहे हैं, और विलन भी गोली चला रहे हैं तो ये भी गोली चला रहे। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंसा को बढ़ाने वाले लोग अपना एक व्यापक व्यापार का धंधा शुरू कर दिया है, और उनका काम है कि हिंसा को रेस्पेक्ट दिलाना, हिंसा को देख के लोगों के अंदर ऐसी अनुभूति पैदा करना कि वाह क्या हो गया, कितना मजा आ गया। हिंसा के प्रति ये जो ग्लोरिफिकेशन कहते हैं इसको, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, ये बहुत तेजी से हो रहा है। मैं उस बात को यहां रखता हूं, यहां रुकता हूं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या है, ये जो हिंसा को बढ़ाने वाले लोगों को, अहिंसा को रेडिक्यूल करना भी जरूरी है। हिंसा को सिर्फ बढ़ाना नहीं है, अहिंसा करने वाले लोगों को ये कह के कि अरे भाई साहब क्या रखा है अहिंसा में, तुम क्या महात्मा गांधी हो गए क्या है? अरे दम हो तो दो, तब तो दिखाई पड़े तुमको ये मर्द है, नहीं तो चूड़ी पहन के बैठो। ये जो नई भाषा जो आपने शुरू किया है समाज में कि कायर है, जो वायलेंस नहीं कर सकता कायर है, जो वायलेंस नहीं कर सकता वीक है, कमजोर है, ये तस्वीर हमने प्रस्तुत किया बच्चों के नजर में। तो इसलिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस एंड रेडिक्यूलिंग नॉन वायलेंस, ये दोनों हुआ। तो रेडिक्यूलिंग नॉन वायलेंस में एक काम क्या हुआ, महात्मा गांधी को रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कारण ऐसा महसूस होता है कि बस एक आदमी दुनिया में अकेले खड़ा है, और ये सब सोशल मीडिया ये सब बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक आदमी अभी भी एकदम खड़ा है, ये कहते हैं कि नहीं अहिंसा में दम है। तो इनकी आवश्यकता क्या है? इनकी आवश्यकता है कि महात्मा गांधी को रास्ते से हटाना। इसलिए पिछले दिनों में महात्मा गांधी के विरोध में कितने कितने प्रचार है, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया उठा के देखो, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी को कितना कंडम कर सकता है, कितना महात्मा गांधी को छोटा कर सकता है, कितने महात्मा गांधी का चरित्र का हनन कर सकता है, सब क्यों कर रहे हैं? यह कि महात्मा गांधी को रास्ते से हटा दो तो हम बच गए, फिर तो हमारी रास्ता तो एकदम साफ है। अभी तो एक ही व्यक्ति तो खड़ा है सीना तान के कि नहीं होने देंगे हिंसा का विजय, कहने के लिए महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और हर सब का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये तस्वीर अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है अभी दुनिया में, एक तरफ हिंसा का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, उसको बढ़ावा चल रहा है, दूसरी तरफ अहिंसा को रेडिक्यूल कर रहा है, और अहिंसा के एकमात्र जो योद्धा है महात्मा गांधी, उसको कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। जैसे होता है ना घर में, जब कोई आपका बुजुर्ग आदमी घर में बैठा हो और रोज कहे नहीं नहीं दारू पीना खराब है, और आपको दारू पीने का आदत है, तो आप तो प्रार्थना करते हैं ना ये बुढ़ा कब मर जाए ताकि मैं आराम से इस घर में जी सकूं। कुछ ऐसे ही हो रहा है, ये महात्मा गांधी से कब छुट्टी मिल जाए ताकि हम आराम से जी सके, क्योंकि हम झूठ बोल सके, हम अनाप शनाप इकट्ठा कर सके, हम तो दारू पी सके, हम अत्याचार कर सके, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सबको रोकते हैं। ये दो बात अगर समझ में आ गया हो आज हमारे चर्चा में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। शी आर्म्स इंडस्ट्री का ताकत को समझ लीजिएगा। आर्म्स इंडस्ट्री माने हथियार। आपको याद है कि हथियारबंद लोग इतने ताकतवर हैं, एक समय हवाई जहाज से पुरुलिया के ऊपर वर्षा कर रहे थे, हथियार का वर्षा हो रहा था। उनको कोई कानून नहीं है, कानून नियम नहीं है। आपको याद होगा पुरुलिया के ऊपर हवाई जहाज से जंगल में कब हथियार डाल के हवाई जहाज निकल गए।
और गांव गांव के लोगों के हाथ में हथियार आ जाए, तो वो कोई कानून नियम पालन करने वाले लोग नहीं। या आप रशिया और यूक्रेन की हालत देख रहे हैं कि किसका लाभ हो रहा है। रशिया और यूक्रेन की इस लड़ाई में फायदा किसका हो रहा है? ना रशिया का हो रहा है, रशिया के लोग मर रहे हैं, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, लेकिन हथियार बेचने वाले लोगों का जबरदस्त फायदा हो रहा है। और वो चाहता है कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो जाए, चीन में और भारत में युद्ध हो जाए, और रशिया और यूक्रेन में हो जाए, दुनिया भर में युद्ध हो जाए, तो उनकी बहुत बड़ी कमाई होगी। तो ये समझना है कि ये जो उद्योग है वो ताकतवर है। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ओबामा जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, उन्होंने कहा कि मैं अगर चुनाव में जीत के आ जाऊं तो मैं स्मॉल आर्म्स कंट्रोल एक्ट लाऊंगा, छोटे हथियारों को प्रतिबंधित करूंगा अमेरिका में। क्योंकि आप अखबार में पढ़ते हो ना कि छोटे हथियार लेके बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं, एक दूसरे को गोली मार देते हैं। हर महीने में 10-20 तो मरते ही हैं अमेरिका में क्लासरूम में, क्योंकि छोटे हथियार वहां फ्री है, कोई भी उठा के ले जा सकता है, कोई भी खरीद के रख सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो छोटे हथियार लेके बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं, और वो गुरुजी से नाराज हो गया तो गुरुजी के ऊपर गोली चला दिया, अपने पड़ोसी लड़कों में नाराज हो गया तो लड़कों पर गोली चला दिया। तो क्लासरूम वायलेंस अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ओबामा मैंने कहा कि मैं जब प्रेसिडेंट हो जाऊंगा तो मैं इसको बंद करूंगा, स्मॉल आर्म्स कंट्रोल एक्ट कहा उन्होंने, छोटे हथियारों को प्रतिबंधित करूंगा। ओबामा 8 साल वहां प्रेसिडेंट रहे अमेरिका में, लेकिन स्मॉल आर्म्स कंट्रोल एक्ट नहीं लागू कर पाया। तो आप ये समझ लीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बड़ा है हथियार बेचने वाले कंपनियों का ताकत। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिबंधित नहीं कर सकता, वो पुरुलिया के ऊपर हवाई जहाज से भी गिरा सकता है, क्लासरूम में बच्चों को भी मार सकता है। एक ऐसे उद्योग के सामने आप खड़े हैं, तो आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार के माहौल है ये हथियार वाले कंपनियों ने इस दुनिया में पैदा किया है, जब इस हिंसा से अहिंसा की ओर यात्रा करना हो, तो आचार्य राममूर्ति ने जो कहा उसको याद करिएगा, वायलेंस इज बिकमिंग टू वायलेंट। ऐसी एक दुनिया में आप चाहते हैं कि उस ओर जाए, तो जाया जा सकता है। कैसे जाया जा सकता है उस पर बात करें थोड़ी देर। उसका अलग अलग कंपोनेंट समझ ले हम लोग। एक बात ये समझ लें कि आइंस्टाइन ने क्या कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ने क्या कहा। 2 बात महात्मा गांधी के बारे में कहा, आपको पता है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं याद दिलाने के लिए। एक उन्होंने ये कहा कि आने वाले पीढ़ियों को ये विश्वास करने में कठिनाई होगी महात्मा गांधी जैसे कोई व्यक्ति हार्ड मांस में इस दुनिया में रहा होगा। इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव, इट विल बी डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट महात्मा गांधी जैसे लोग फ्लश एंड ब्लड में इस देश में रहा हो, इस दुनिया में रहा हो। इसका मतलब आइंस्टाइन ये कह रहे हैं, इस प्रकार अहिंसक सिद्धांत पर लड़के पूरे ब्रिटिश शासन को हिलाने वाला एक व्यक्ति, इतने सीधा साधा एक व्यक्ति, इतने सिंपल एक व्यक्ति दुनिया में जीवित रहा, ये समझने में लोगों को कठिनाई होगी। तो शायद आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हम उनके बारे में समझ के अपने आप को अहिंसक क्रांति के लिए तैयार करने के बदले, अहिंसक व्यवस्था के लिए तैयार करने के बदले, हम हिंसक लोगों के साथ उनके सिद्धांत पर, उनके आचार पर नफरत फैलाने में और हिंसा बढ़ाने में मजा महसूस कर रहे हैं। एक तो ये आइंस्टाइन की बात समझ लीजिएगा कि गांधी को समझने में कठिनाई होगी, उन्होंने कहा उस समय। अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं, इससे बाहर आने की जरूरत है। दूसरी बात, आइंस्टीन के कमरे में एक पत्रकार ने देखा कि उनके कमरे में साइंटिस्ट का कोई पिक्चर नहीं, उनके कमरे के दीवार में महात्मा गांधी का फोटो टंगा हुआ है। तो लोगों ने पूछा कि पत्रकारों ने पूछा, ये क्या है कि आप तो साइंटिस्ट हैं, आपके कमरे में तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों का फोटो होना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी का फोटो क्यों है? तो उन्होंने कहा, देख, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके दुनिया को बर्बाद करने का रास्ता खोजा, एटम बॉम्ब का खोज किया, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके दुनिया को खत्म करने का रास्ता खोजा, और ये एक अकेला इंसान दुनिया को बचाने का रास्ता खोजा। प्लीज रिमेंबर दिस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आइंस्टीन कह रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने सबने मिलके हत्या और संहार का रास्ता खोजा, लेकिन ये इंसान
दुनिया को बचाने का रास्ता खोजा। इमेजिन आज जब हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जिससे दुनिया तबाह होने जा रहा है, समुद्र किनारे पर रहने वाले लोग तो तबाह हो ही रहा है। तो इस समय गांधी के बात को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी जीने के तरीका बदले बिना, मैं जानता हूं कि इस सौदाओं में नौजवान लोग भी होंगे, इसलिए कह रहा हूं, हमारे जीवन पद्धति को बदले बिना इस ढंग से जी के दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। हम तो जिस डाली में बैठे उस डाली को काट रहे हैं, जिस प्लेनेट पर जी रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने बहुत बहुत दिन पहले हमको समझाया, ये जो लालच का खेल है, इससे ऊपर आओ, आवश्यकताओं के बारे में सोचो, लालच को छोड़ो। ये हिंसा की बात है। लालच हिंसा है कि कभी पूरा ना होने वाले लालच। मुझे एक मकान नहीं, सब शहरों में मकान चाहिए, एक गाड़ी नहीं, कई गाड़ियां चाहिए, मुझे बहुत आराम चाहिए, और मुझे बहुत धन चाहिए, एक बैंक में नहीं, सही बैंक में चाहिए। ये जो लालच है, नेवर एंडिंग ग्रीड ऐसा कहते हैं इसको। दिस नेवर एंडिंग ग्रीड हैज डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आवश्यकताओं के लिए धरती माँ के पास पर्याप्त है, लालच के लिए धरती माँ के पास ताकत नहीं है। तो धरती माँ को चैलेंज कर रहे हैं हिंसक जीवन पद्धति। तो अहिंसा सिर्फ तलवार चलाने का हिंसा के बारे में नहीं सोचिएगा। अभी हमारा जीवन पद्धति पूरा हिंसक है। हम क्या खा रहे हैं, पूरे धरती को बर्बाद कर दिया। हम क्या पहन रहे हैं, और पूरे कपड़े को केमिकल से भर दिया। हमारा भोजन केमिकल, हमारा कपड़ा केमिकल, हमारा दवाई केमिकल, हमारे पानी सब बर्बाद, हमारे हवा सब बर्बाद। इतने वायलेंट एक समाज को नॉन वायलेंस की ओर जाना हो तो बहुत तैयारी की जरूरत है। हर एक कदम पर सोचना होगा कि आज मेरा जीवन नॉन वायलेंट कैसे हो सकता है। इसलिए नॉन वायलेंस को सिर्फ एक टेक्निक के रूप में मत सोचिएगा। नॉन वायलेंस आंदोलन में नॉन वायलेंस इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी समय वायलेंस कर लेंगे, नहीं, ऐसा इट इज नॉट ए टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर आंदोलन। ये एक जीवन पद्धति है मित्रों, कि हाउ डू आई वांट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। एक अहिंसक जीवन कैसे जी सकते हैं जिससे मैं इस दुनिया को बचा सकता हूं, मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ न्याय कर सकता हूं, मैं प्रकृति के साथ न्याय कर सकता हूं, मैं पानी के साथ न्याय कर सकता हूं, हवा के साथ न्याय कर सकता हूं। तो अहिंसक जीवन पद्धति की ओर जाना, एक हिंसक व्यवस्था से हर एक व्यक्ति को तैयार करना है कि मुझे इस हिंसक पद्धति से बाहर आना, और मैं जो कुछ कर सकता हूं, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट इन ए स्मॉल वे। बड़े कोई क्रांति में नहीं कर सकता, लेकिन मैं कल से जब कुछ भी खरीदूंगा तो इस बात को देखूंगा कि ये हिंसक उत्पादन है या अहिंसक तरीके से उत्पादन किया हुआ है। ये हाथ को बना है, कंपनी से बना है, इसमें केमिकल्स ज्यादा है, इसमें केमिकल्स नहीं है। तो मैं मेरे जीवन पद्धति को बदल के एक अहिंसक रास्ते पर चलना शुरू करूंगा। ये एक एक व्यक्ति की बात है। तो इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मैं दो तीन बात और करता हूं। प्रभात ने अभी तक हाथ नहीं दिखाया, इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा समय और है मेरे पास। तो मैं ये कहता हूं कि अहिंसक मामले में कुछ बातें हैं। जैसे मैं अभी जापान गया अवार्ड लेने के लिए, निवानो प्राइज लेने के लिए, तो मेरे मन में क्या आया मित्रों, आप तो बिहार के लोग ज्यादा सुन रहे हैं। देख, बुद्ध भगवान के थोड़ी सी हवा लेके जापान इतने सुंदर हो गया। बुद्ध भगवान वहां जन्म तो नहीं लिया, बुद्ध भगवान की हवा पहुंच गया जापान में। इतने साफ सुथरा देश, इतने इतने पोलाइट लोग, इतने नम्र लोग, इतने मनुष्य मनुष्य के रिश्ता इतना अच्छा, प्रकृति के बारे में इतना ध्यान। तो मैं सोचा कि देखो, सिर्फ सिर्फ भगवान बुद्ध की हवा से जापान बन सकता है, और अभी दुनिया में अच्छे काम करने वाले लोगों को बुला के वो प्राइज दे सकता है। भगवान बुद्ध का जन्म लिया हुआ हमारा भारत का क्या हो गया? यहाँ तो थोक में पैदा हो गया। भगवान बुद्ध भी हो गया, महावीर स्वामी भी हो गया, विवेकानंद भी हो गया, महात्मा गांधी भी हो गया, फिर भी हम नहीं ठीक हो पाए। हम अपने हिंसक व्यवहार को छोड़ नहीं पाए, बल्कि हम हिंसा को ग्लोरीफाई करने लगे और अहिंसा को नकारने लगे, महात्मा गांधी को नकारने लगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने वहां जो उस मंच पर अवार्ड दिया, वहां उनको कहा कि देखो, अहिंसक समाज रचना के लिए एक फोर फोल्ड अप्रोच
4 विध कार्यक्रम, चार प्रकार का फोल्ड होता है ना, आपके कागज में 4 बार फोल्ड करते हैं, वैसे ही 4 फोल्ड अप्रोच टू नॉन वायलेंस, ऐसा कहा मैंने। तो पहला फोल्ड क्या है? पहला फोल्ड है कि हमें संगठनात्मक काम जो कुछ कर रहे हैं हम लोग उसको अहिंसक तरीके से करें। ठीक है, उसमें किसी को शंका नहीं, जरूरत है, क्योंकि अहिंसक आंदोलन की आवश्यकता है। लेकिन अन्याय को देख के सिर्फ चुप रहना तो कोई अहिंसा नहीं हुआ ना। अन्याय को देख के जिसमें क्रोध नहीं आ जाए, क्रोध आना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं कि अन्याय को देख के क्रोध आ जाए, भ्रष्टाचार को देख के क्रोध आ जाए, गलत तरीके को तो देख के क्रोध आ जाए, लेकिन इस क्रोध को वायलेंस की ओर न मोड़े, नॉन वायलेंस की ओर मोड़े। ये पहला लेसन है मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। क्या है वो? मैं कहता हूं कि जब मैं 25,000 लोगों को लेके ग्वालियर से दिल्ली की ओर यात्रा करता हूं, वास्तव में 25,000 किलोग्राम गुस्से को इकट्ठा करके ले जा रहा हूं। एक एक आदमी के अंदर 1-1 किलोग्राम गुस्सा है, और 25,000 किलोग्राम गुस्सा तो एक एटम बम के बराबर है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उस गुस्से को आप नॉन वायलेंस में जब कन्वर्ट करते हैं, उसको ठीक ढंग से करना सीखते हैं, तो आप पॉलिसी बदलने में सफल हो जाता है। आदिवासियों के लिए कानून बना के वापस आ जाता है, किसानों के पक्ष में कानून बना के वापस आ जाता है, 10 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करा के वापस आ जाता है। क्योंकि इस बड़े गुस्से को, 25,000 किलो गुस्से को, 1 लाख किलो गुस्से को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। इसलिए अहिंसक आंदोलन, अहिंसक होने का मतलब ये नहीं कि आप आंदोलन न करें, जरूर आंदोलन करें, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आपको अन्याय के प्रति गुस्सा आना चाहिए। लेकिन उस गुस्से को कैसे उपयोग करेंगे? क्योंकि गुस्सा एक इमोशन है, जैसे आपके अंदर प्यार एक इमोशन है, उसी प्रकार गुस्सा एक इमोशन है। और गुस्सा एक ऐसे इमोशन है जो आपको बहुत ताकत देता है। सिर्फ गुस्से में आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, प्यार में नहीं करते। तो गुस्सा इतना बड़ा इमोशन है, इतना पावरफुल इमोशन है, तो इस इमोशन को संगठित करके हम क्यों नहीं बदल सकते? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, देश को क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते। लेकिन उसको संगठित करने का क्षमता होना चाहिए, वो है नॉन वायलेंट मोबिलाइजेशन, उसको कहते हैं। वो एक 3-4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट बिल्डिंग प्रक्रिया को सीखने के लिए। अभी मैं तमिलनाडु में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आया हूँ, करीब 50 लोग आए थे, 25 लोग आए थे, और उनको नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट बिल्डिंग का टेक्निक सिखा रहा था। तो वो हम लोग सब सीख सकते हैं। मूवमेंट चाहिए, नॉन वायलेंट चाहिए, गुड। तो एक तो नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहिए, लेकिन दूसरा नॉन वायलेंट सरकार भी चाहिए। इस बात को अभी तक आप लोगों ने ताकतवर ढंग से नहीं कहा। 75 साल की आजादी के बाद भी सरकार को क्यों आपने अनुमति दे दिया कि वो वायलेंट हो सकता है? ये मान्यता कहां से मिली? सरकार वायलेंट हो सकता है, लोगों को नॉन वायलेंट होना चाहिए। सरकार हिंसक हो सकता है, लोगों को अहिंसक होना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन कहां से मिल गया? अभी भी कलेक्टर साहब कमरे में बैठा रहता है और थाने वाले को छोड़ देता है। दारू के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों को, जमीन के विरोध में, जमीन के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को, सबको पीटो। जो भी आता है कुछ मांग करने के लिए, सबको पीटो। और ये वर्दी पहना के कुछ पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, और आप मानते हैं कि सरकार चलाने का यही तरीका है? क्या ये जो मसूरी में पढ़ के आने वाले IAS IPS वालों को संवाद करना नहीं आता? एक नॉन वायलेंट गवर्नेंस सिस्टम अभी तक नहीं सीख पाए। आपके पास उस समय कंप्यूटर नहीं था, अभी कंप्यूटर आ गया। आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल फोन आ गया। इतना आप सक्षम हो गए, आपके दफ्तर में सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, गैजेट आ गए, आपको किसी से बात करना नहीं समझ में आया। इसका मतलब आप अभी भी मान रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे पुलिस वालों को भेज के दारू के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों को, जमीन की मांग करने वाले लोगों को, पानी की मांग करने वाले लोगों को, सबको पीट के हम ठीक कर देंगे। दिस इज नो गवर्नेंस। मॉडर्न गवर्नेंस इसका मतलब नहीं, ये इसका नाम नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक गवर्नेंस सिस्टम है, जहां जिसके पास गवर्नेंस की जिम्मेवारी दी है, वो गवर्नेंस को सिर्फ दादागिरी के आधार पर, ताकत के आधार पर करना चाहते हैं, संवाद के आधार पर नहीं करना चाहता। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक एक
सही गवर्नेंस के लिए सरकारों को बाध्य करें। नहीं तो नॉन वायलेंट समाज रचना नहीं होगी। सिर्फ आपके नॉन वायलेंट आंदोलन होने से नॉन वायलेंट समाज रचना नहीं होगी। नॉन वायलेंट समाज रचना में सब पार्टियों को नॉन वायलेंट होना पड़ता है। इसलिए दूसरी बात इसको मन में रखिएगा, जब मैंने किसी मीटिंग में इस बात को कह दिया वहां राजस्थान में, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा हम एक अहिंसा विभाग बना लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बनाइए, आपके सारे सरकारी कर्मचारियों को सिखाइए कि सरकार चलाना कैसे, अहिंसक तरीके से चलाना कैसे। सिर्फ लोगों का ठेका नहीं है, सरकार को भी जिम्मेवारी है। तो इसको मन में रखिएगा और इसको जरूर जहां हो सके इस तर्क को रखिएगा। तीसरी बात मैं कहता हूं, एजुकेशन को नॉन वायलेंट होना चाहिए। अभी जो एजुकेशन है ये तो कंपटीशन है बच्चों, अगर युवा लोग बैठे हो तो ये तो कंपटीशन है। ये तो इसके बाद आप घूस दे के किसी के सिफारिश से कुछ नौकरी में पहुंच जाते हैं, ये सब तो ठीक है, ये तो एक धंधा वाला मामला है। सही एजुकेशन क्या? एजुकेशन में अगर हमको नॉन वायलेंस की नजरिया नहीं दिया तो हम कहीं भी पहुंच जाए वायलेंस ही करेंगे। हम वकील हो जाएं तो क्या होगा, वकालत करेंगे, गरीबों के पैसा निकालेंगे, थानेदार बन जाएंगे, गरीबों से पैसा निकालेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, गरीबों से पैसा इकट्ठा करेंगे। नॉन वायलेंस का नजरिया न देने वाला शिक्षा एक अहिंसात्मक समाज की रचना नहीं कर पाए। इसलिए ये शिक्षा के अंदर जैसे सब्जी में एक चुटकी नमक जैसे शिक्षा में नॉन वायलेंस होना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को जानना चाहिए नॉन वायलेंस में के नजरिए से मैं इकोनॉमी को कैसे पढ़ूं, नॉन वायलेंस के नजरिए से मैं गवर्नेंस को कैसे पढ़ूं, नॉन वायलेंस के नजरिए से मैं मीडिया को साइंस को कैसे पढ़ूं। क्योंकि नॉन वायलेंस नहीं जाते तो आप ये सारे साइंस पढ़ाई को वायलेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट का पढ़ाई अगर नॉन वायलेंट डेवलपमेंट मॉडल के बारे में होता, नॉन वायलेंट डेवलपमेंट स्टडीज होता, आज ये जो हो रहा है 6 लाइन सड़क के नाम पर, उद्योग के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है और गरीबों को विस्थापित किया जा रहा है, सब झुग्गी झुपड़ियों में जाने के लिए बाध्य है, ये विकास है क्या? ऐसे एक विकास मॉडल प्रस्तुत करके सारे गरीबों को और गरीब बना के झुग्गी झोपड़ियों में डाल के बड़े बड़े कंपनियों को कोयला खोदने दे रहे हैं, तो बड़े बड़े कंपनियों को, तो मुझे लगता है कि अगर आप अहिंसक विकास का पद्धति सीखे होते कॉलेज में, स्कूल में, आप ये नहीं करते। आप विकास के नमूने को प्रस्तुत करने के पहले कहता कि इससे समाज में हिंसा होगी, अहिंसा होगी, इससे समाज में शांति बनेगी या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। इसको आप देखते, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं, आप तो वही मॉडल लागू कर रहे हैं। विकास माने सबको हटाओ, सबको झोपड़ी तोड़ो, बुलडोजर चलाओ, विकास। तो इसलिए शिक्षा में अहिंसा को जोड़ना बहुत जरूरी है। अहिंसा के माध्यम से शिक्षा को आगे ले जाना। आखिरी फिर मैं बंद करूंगा सवाल के लिए। उसके बाद फिर एक है कि इकोनॉमी को अहिंसक बनाना जरूरी है। अभी हमने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया मदुरई में, तमिलनाडु में, अहिंसक इकोनॉमिक मॉडल को सबको इकट्ठा करने का काम किया। गांव गांव में लोग अहिंसक तरीके से काम कर रहे हैं, हाथ को काम दे रहे हैं, ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, नेचुरल कॉटन उगा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है। अगर हिंसक तरीके से धरती को बर्बाद करें, पानी को बर्बाद करें और उसको हम इकोनॉमी कहें और इस इकोनॉमिक मॉडल से पूरी दुनिया बर्बाद हो, तो ये हिंसक मॉडल है। तो इसलिए मैंने कहा अगर अहिंसक समाज की रचना करने के लिए हम लोग चल पड़े, कल हमारे अंदर जो गुस्सा है हिंसक मॉडल को लेके, वर्तमान मॉडल को लेके, वर्तमान व्यवस्था को लेके, तो आपको ये 4 फोल्ड याद करना पड़ेगा कि अहिंसक तरीके से आंदोलन होना जरूरी है, बिल्कुल, उसमें कोई शंका नहीं। उसके लिए भी साइंस सही ढंग से सीखना है। बिना सीखे आंदोलन में उतरोगे तो आप जानते हैं क्या होने वाला है। दूसरा, गवर्नेंस सिस्टम को, सरकार को अहिंसक बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना होगा। ये जो 75 साल चलाया उस प्रकार चलाने नहीं देंगे हम। आपको अहिंसक तरीके से लोगों के साथ पेश आना होगा, अहिंसक तरीके से संवाद करके मसला हल करना होगा। तीसरा, आपको शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा और शिक्षा के बाद बाहर आने वाले हर बच्चे को यह समझना होगा कि अहिंसक तरीके से विकास को आगे कैसे ले जाए, इकोनॉमी के कैसे ले जाए, वगैरह वगैरह। आखिरी, अहिंसक इकोनॉमिक व्यवस्था होना चाहिए। अभी ये जो टॉप डाउन मॉडल है
ऊपर से नीचे आने वाला जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसमें क्या होने वाला, अभी अभी जो स्टडी आया है, 70% संपत्ति 10% लोगों के हाथ में, मुट्ठी में। सर और समय सीमा, सर समय जी सीमा। जी हो गया। तो 60% लोग जो है नीचे, उनके पास सिर्फ 4.7% संसाधन है। 4.7% पर पूरे 60% लोगों को जीना पड़े, और 10% लोग 70% संसाधनों को इकट्ठा करें, तो खतरा है। तो इसलिए मित्रों, अहिंसक समाज की रचना जो है, इन सब सीढ़ियों पर चलते हुए चलेंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि हिंसा बहुत ज्यादा हिंसक हो रहा है, उसको रोक सकते हैं, और हम सब मिलकर एक अहिंसक समाज की रचना कर सकते हैं। आप सबको बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब भाई को, साहब। बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा योजना एवं प्रयत्न के संयुक्त तत्वाधान में है। हमारे बीच आदरणीय रजनी जोइस बहन उपस्थित है। आप आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव भाई जी के आप भगिनी भी हैं, राष्ट्रीय युवा योजना के आप ट्रस्टी भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत रजनी। धन्यवाद। और अब हम अपने कार्यक्रम को पार्टिसिपेंट्स के इंटरेक्शन के लिए ओपन करते हैं। जो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग हैं, अगर भाई राजगोपाल जी से कोई वार्ता हो, तो आप अपना विचार या अपनी कोई जिज्ञासा आप आदरणीय राजगोपाल जी के सामने प्रस्तुत करें, और राजगोपाल साहब आपके जिज्ञासा को आगे बढ़ाएंगे। रंजीत जी बोलिए, प्लीज बोलिए। जी जी, नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार। हाँ जी, भाई साहब से हम लोग का जुड़ाव बहुत पुराना है, और हम लोग कई कार्यक्रम में भी गए हैं, एकता परिषद के हम काम भी किए हैं, और कई ट्रेनिंग में। लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। आपने बहुत सारे तथ्यों को रखा है, और बड़ी जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो युवाओं से संदर्भित है, उसको आपने रखने का कोशिश किया है, और वास्तव में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन जो भी बातें प्रश्न के रूप में उठ सकती थी, जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, उस सबका उत्तर और प्रश्न आप दोनों उसमें समाहित करने का कोशिश किया है। रिसेंटली अभी पूरा देश ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के इशू से पीड़ित है, जिसको सब लोग कह रहे हैं कि जो अहिंसक, उसको भी आपने अहिंसा के मॉडल में रखा है कि ये भी एक हिंसात्मक घटना है। और पूरे अमेरिका, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, पूरा विश्व आजकल इस दंश को झेल रहा है कि 300 फीट पे पानी आना चाहिए, तो अब 300 फीट भी ख़त्म हो रहा है। भूस्खलन की स्थिति आ रही है। ठंड का ठनकने की अभी करंट बहुत सारा सीन देखने को मिल रहा है, और तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन उन सब का आपने अभी उपाय बताया है। अभी एक मेरा छोटी सी समझदारी, अभी हम दिल्ली में गए थे, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इसका एक कुछ सुझाव लोगों को उसमें नहीं मिल पा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे की जाए, युवा इसमें किस तरीके से इसको आगे लेके जाए, थोड़ा ये हम समझना चाहते हैं। कि जो आपने चिंता व्यक्त की है, ये तो चिंता वास्तव में हार्टली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चिंता को फिर आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं समाज में, जगह जगह बैरियर्स है, आप महसूस कर रहे होइएगा, या तमाम लोग महसूस कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ घर में बैरियर है, बाहर बैरियर है, और एक एक। हाँ जी, तो इसको थोड़ा बताएंगे। भाई जी विचार देंगे। रेनू जी जी जी, हो गया हो गया। किया है। रेनू जी आप आए हैं स्क्रीन पर। भाई जी अंत में सबों का जिज्ञासा एक साथ प्रस्तुत करेंगे। रेनू जी अपने हाथ। जी थैंक यू। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। जी मैं समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान NGO है एक, वहाँ कि मैं ब्लॉक फील्ड वर्कर के रूप में कार्य कर रही हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने ये चर्चा किया था हिंसा से अहिंसा की ओर, तो कुछ पॉइंट थे जो मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए सर के बाद मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर सकी। जैसा कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए नियंत्रण
करने के लिए 2005 में IPS धारा 498A के तहत नियंत्रण करने का प्रावधान है ना। लेकिन क्या ये सही मायने में होता है? हिंसा तो सबसे पहले पढ़े लिखे, शिक्षित या अशिक्षित सभी के घर में है। जब तक घर में अगर सुधार ना हो तो हम बाहर में कैसे करेंगे सर? धन्यवाद, धन्यवाद रेणु जी। आपकी इस जिज्ञासा को भाई जी बताएंगे। अभी डॉक्टर नूतन पटना से उन्होंने हैंड रेज किया है। डॉक्टर नूतन, आप अपना माइक ऑन करें। रेणु जी अपना माइक ऑफ कर ले। नूतन जी अपना माइक ऑन करें। Pranam sir, Pranam one and all. हाँ, And sir, actually electricity has failed in our home, so that's why I had switched off my camera. You can very well see. Okay, so I'm really very impressed by Rajgopal sir's lecture, but I have two queries. One is regarding the defense policy. You can't say that if you wish to take away my Kashmir, I can hand over Kanyakumari also. One is that. Second one is that regarding governance. So I think governance in India has become more non-violent, because we see the cleansing of Sikh aftermath of Mrs. Gandhi's assassination. Then there was a ministerial sort of government, autocratic government during 1975 emergency. And there were lots of corruption and so multi-crores fold scams there. थैंक यू नूतन जी। So थैंक यू yes, नूतन जी। अब राजगोपाल yes, जी yes, से thanks. निवेदन है कि तीनों आदमियों के जिज्ञासा को आप पूरा करेंगे। ओम प्रकाश जी अपना माइक ऑफ कर लें। ओम प्रकाश जी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। और राजगोपाल जी प्लीज, समय सीमा जी है, हाँ, तीनों जी का हाँ। उत्तर देने की कृपा करें। कितने मिनट है? 5 मिनट हैं रणजी जी 5 मिनट। ओके ओके। तो अच्छा लगा रंजीत भाई ने और रेणु जी ने और नूतन ने, तीनों ने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा। और स्क्रीन पर रंजनी बहन भी आ गया और अच्छा लगा। और ये तीनों बात का मैं ऐसा मानता हूं कि रंजीत को ये कहना चाहता हूं, रंजीत, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस से ठीक होने वाला नहीं। ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार सब ठीक है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन वापस जाकर हम करते क्या है? अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में फर्क नहीं कर रहे तो आप फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति आज अगर ये तय कर ले, लुक आई वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल, मेरा कंजम्पशन जो है उसको मैं कम करना चाहता हूँ। मैं बाजार आधारित जो जीवन पद्धति है, जो देखा उसको खरीदा, जो बर्बाद किया, इधर प्लास्टिक भेजा उधर प्लास्टिक फेंका, ये जो लाइफस्टाइल है उसको बदले बिना कॉन्फ्रेंस कितना भी आप कर लीजिए, नेशनल कर लीजिए, इंटरनेशनल कर लीजिए, कुछ बदलेगा नहीं। इसलिए चैलेंज ये है इस धरती को डूबने से बचाना हो, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में पानी बढ़ेगा तो धरती नीचे जाएगा, ये तो सबको आसानी से समझ में आता है। अगर इस खतरे से बचना है तो एक ही रास्ता है, हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें और उसके लिए लोगों को प्रेरित करें। लंबाई में बात कर लेंगे, लेकिन इतना मैं तुरंत एक जवाब के रूप में कहना चाहता हूं कि दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द वर्ल्ड, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स अलोन। रेणु जी से ये कहना चाहता हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक बात क्या है कि हम लोग इसको कहते हैं कि पावर मैनेजमेंट। सी, मनुष्य को जब ताकत मिलता है, किसी भी प्रकार की ताकत मिले, उसको एब्यूज करने का आदत होता है कि आपको शिक्षा का ताकत मिल गया, आपने उसका इस्तेमाल करके गरीबों को फंसाया। आपको पॉलिटिकल पावर मिल गया, आप उसको इस्तेमाल करके उल्टा सीधा काम कर लिया। आपको इकोनॉमिक पावर मिल गया तो उसका इस्तेमाल किया। और आपको वैसे ही पुरुष होने का पावर मिल गया, आपको लगा कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों को दबाने के लिए। ये जो पावर का मामला है, इसको अगर समझेंगे कि पावर एक ऐसा गिफ्ट है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए जो कमजोर है उसको उठाने के लिए। इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ पावर एनालिसिस। पावर क्यों है? पावर उठाने के लिए, पावर दबाने के लिए। अभी लोगों ने समझ लिया कि पावर दबाने के लिए, तो घर में महिला है उसको दबाओ, उसको पीटो, और समाज में गरीब लोग हैं उसको दबाओ, पीटो। सरकार के हाथ में पावर है तो कमजोर वर्गों को और ज्यादा तकलीफ दो।
So I think the moment we realize power is to help, power is to liberate people from poverty and problems, power is not for oppression, ये समझ अगर 75 साल के आजादी में नहीं आया, इतने साल में दुनिया में नहीं आया, तो मुझे लगता है there is something very wrong in our educational system. Why do I get power? संत होने का पावर भी हो, उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं, इसको विचार करने की जरूरत है. तो पावर एनालिसिस करने की आवश्यकता है, पावर के लेके हमको लोगों को समझाने की जरूरत है. आखिरी सवाल नूतन का. नूतन, हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां हम कह रहे हैं कि बॉर्डर फ्री वर्ल्ड. सी, जय जगत क्या है भगवान? विनोबा ने कहा कि जय जगत की कल्पना को स्वीकार करो कि पूरी दुनिया एक प्लैनेट है. अगर क्लाइमेट क्राइसिस से अगर डूबेगा, ऐसा नहीं कि चीन डूब जाएगा पाकिस्तान बच जाएगा, ऐसा नहीं. भारत बच जाएगा अमेरिका डूब जाएगा, ऐसा नहीं. क्लाइमेट क्राइसिस से अगर डूबेगा तो सबके सब डूबेगा. ये एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं. इसमें अब आप मोबाइल फोन दबा के अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं इन 1 सेकंड. ये क्यों हो रहा है? जब यू हैव एक्सेप्टेड ग्लोबलाइजेशन इन इट्स फॉर्म, आप ये जो जियोग्राफिकल डिफरेंस रख के मैं कश्मीर भी दे दूंगा तो कन्याकुमारी भी दे दूंगा, ये सब तो दिस इज एन ओल्ड स्लोगन. नूतन, अभी समय आ गया है कि सर्वोदय और जय जगत पर विश्वास करने का. सबकी भलाई में मेरी भलाई, और सब मिलके दुनिया होगा तो प्लैनेट सुंदर होगा. इसलिए ये जो दुश्मनी है पुराने, जिस कारण से अब देखो, आखिरी बात कह रहा हूँ, यूरोप में 28 देश, नो आई नीड टू कंप्लीट दिस. यूरोप में 28 देश थे और उनने सबने बॉर्डर तोड़ दिया, तो क्या वहां कोई खतरा हो गया क्या? तो इसलिए आप चाहें तो बॉर्डर तोड़ सकते हैं, दिल से दिल मिल सकता है, एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं. थैंक यू. हाँ, थैंक यू सर. अब मैं So if you don't mind, don't mind, I would like to add something. Sir, it's not my contention that there is a sort of inimical relationship, etc. But what I wish to say that in defense, is this possible? Is it possible? Is it feasible? Okay, Vasudha Kutumbakam, which had just typed it in my message. So it was there. It was there in our country, and we still wish to. But on wishing only, how the defense policy can be run, sir. Newton, you should call me so that I can talk to you. Yeah, okay. थैंक यू, थैंक यू. अब हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करते हैं. प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हैं और ये रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत. और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन करें और अपना माइक ऑन करें. प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह. सम्मानित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भाई राजगोपाल जी, जिनसे वर्षों का संबंध है, गांधी शांति प्रतिष्ठान हो या और भी कई जगहों पर मिलने का, सुनने का सौभाग्य मिला है, और आज भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की. इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर SNP सिन्हा जी, मेरे शिष्य और प्रयत्न के डायरेक्टर ये प्रभात जी, रंजीत जी, और सभी जितने भी जुड़े हुए लोग जो आज के इस वेबिनार में हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज राजगोपाल भाई को सुनने का मौका मिला है. ये ऑनलाइन उनका संबोधन रहा. हम चाहेंगे, उनको निमंत्रित करना चाहेंगे अक्टूबर महीने में मुजफ्फरपुर में ऑफलाइन संगोष्ठी में वो भाग लें. उसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था उनकी करेंगे और इस पर हम और प्रभात भी आगे बात करेंगे. मैं चूंकि 10 मिनट का ही समय है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से राजगोपाल जी को कि उन्होंने एक कार्यक्रम हम लोगों के लिए दिया है कि हम अन्याय का प्रतिकार करेंगे, तरीका अहिंसक होगा, हम सरकार
वो अहिंसक बनाने का प्रयत्न करेंगे, शिक्षा हमारी अहिंसक होगी और इकोनॉमी हमारी अहिंसक होगी। इस बात को अगर इन 4 चीजों को लेकर युवा आगे बढ़े तो हम अहिंसा को प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल मेरी अपनी सोच है और जहां तक मैंने अध्ययन भी किया है, देखिए मनुष्य दरअसल हिंसक है नहीं। अगर वो हिंसक होता तो फिर इतिहास जब से एक लिखित इतिहास हमारे सामने है तो हम देखें उस समय से तो एक मानवभक्षी समाज था। मनुष्य को खाते थे, ऐसा इतिहासों से जानकारी मिलती है। लेकिन वही मानवभक्षी मनुष्य पशुभक्षी होने की ओर आता है, यानी उसको लगता है कि नहीं साहब, मनुष्य की हत्या नहीं की जानी चाहिए। फिर वो शिकार करता है, जंगलों में घूमता है और जानवरों को मारता है। लेकिन बाद में वो आवारा शिकारी अपने में फिर एक बदलाव लाता है और वह खेती की ओर मुड़ता है और वह अनाज का उत्पादन करना शुरू करता है और उस अनाज का उत्पादन करके वो अपनी क्षुधा को मिटाने का प्रयास करता है, अपनी भूख को मिटाने का प्रयास करता है। तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिला को अगर गौर से देखें तो ये बतलाता है कि मनुष्य हिंसा से अहिंसा की ओर प्रवृत्त है। अगर आप वेद काल को देखें तो वेद काल में भी आप देखें तो उस समय जो यज्ञ थे उसमें आहुति देने की प्रथा थी और आहुति दोनों की हुई है, जानवरों की भी आहुति हुई है, बलि हुई है और मनुष्यों की भी हुई है। लेकिन आप फिर उपनिषद में अगर आए तो आप देखेंगे कि उपनिषद ने उसमें उसका विरोध शुरू किया है, क्योंकि ब्राह्मण तत्व जो है वो वेदों में यज्ञ जब आया तो ब्राह्मण उपस्थित हुए। उपनिषद ने देखा कि साहब मनुष्य और मोक्ष के बीच में ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया। ब्राह्मण एक प्रतीक है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये कोई जाति की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी उस समय का नाम रहा। तो ये प्रतीक का विरोध शुरू हुआ और इसीलिए आप देखेंगे कि उपनिषद काल में 2 धाराएं चल रही हैं। वहां आस्तिक भी आ रहे हैं, नास्तिक भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हिंसक प्रवृत्ति थी जिसमें हम बलि दे रहे थे यज्ञ में, जिसमें पुरोहितवाद आ रहा था, कहीं ना कहीं वहां उपनिषद काल में उसका विरोध हमको, उपनिषदों में उसका विरोध हमको मिलता हुआ नजर आता है। अब हम अगर आधुनिक काल की बात चले तो ऐसा नहीं है कि अहिंसा की बात करने वाला कोई गांधी प्रथम व्यक्ति है। गांधी के पहले भी अनेकों लोगों ने, जैसे जैन, आप देखिए कि जब आप इस लिखित इतिहास को देखेंगे तो जैन धर्म में जितनी अहिंसा की बात की गई है, बल्कि जैनी तो अपने मुंह पर कपड़ा लगाए रहते हैं कि कोई मच्छर न उनके अंदर प्रवेश कर जाए और उसकी हत्या न हो जाए। शाम के बाद वो खाते ही नहीं है, सूर्यास्त के बाद वो खाते इसलिए नहीं है कि सूर्यास्त के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और वो कहीं खाने में उसके साथ उनके चला ना जाए। तो इतनी दूर तक अहिंसा की बात गांधी के पहले, ये तो जैन और बुद्ध का काल जो है तो गांधी के बहुत पहले का काल है। बुद्ध धर्म का तो आधार ही शांति है। तो ऐसा नहीं कि गांधी कोई प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन मैं युवाओं को ये बताना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से, इस बात को समझने का प्रयास होना चाहिए कि आखिर 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। आखिर गांधी ने क्या किया। अगर ये समझदारी हमारी नहीं बनेगी तो हम गांधी को दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। यही मैं बताना चाहता हूं और यहीं से मैं बात को अपने समाप्त करना भी चाहूंगा। दरअसल गांधी के पहले भी, गांधी भी स्वयं गांधी कहते हैं कि मेरे कोई नए विचार नहीं है, जो विचार पहले से चले आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर सामने रखने का प्रयास किया है। और फिर कोई बात, अगर नई बात हमको समझ में आएगी तो फिर नए ढंग से हम उसकी बात रखेंगे और तब मेरी जो अंतिम बात होगी उसी को मानना चाहिए, ऐसा गांधी ने स्वयं कहा है। मेरा अपना मानना है कि गांधी को
जो हम अहिंसा का प्रतीक मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि गांधी के पूर्व के लोग अहिंसा को व्यक्तिगत स्तर पर उसको मानने का प्रयास किया था, व्यक्तिगत स्तर पर कि हम अहिंसक होंगे, हम अगर अहिंसक होंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, हम जीवों की हत्या नहीं करेंगे, तो हमको कोई पाप या पुण्य के भी दायरे में हम उसको लाते थे। ये हमसे पाप हो रहा है, अगर किसी को हम दुख दे रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो उससे हमको पाप लगेगा और हमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये सोच हो सकता है कि रही होगी और है भी, लेकिन गांधी उसको बड़े होराइजन पर ले आ रहे हैं और गांधी उसको संस्थागत बनाने का, अहिंसा को संस्थागत बनाने का, जिसको आप कह सकते हैं कि एक मूर्त रूप देने का प्रयास गांधी कर रहे हैं। इसीलिए गांधी को अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। गांधी कभी भी अपने पूरे जीवन काल में, इसलिए गांधी कहते हैं माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी गांधी के पूरे जीवन काल को देखा जाए तो कहीं भी, इसलिए जो कंट्रोवर्सी कभी कभी भगत सिंह के साथ उनकी होती है, तो गांधी, ऐसा नहीं है कि गांधी भगत सिंह की फांसी चाहते थे, गांधी चाहते थे कि वो सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं हो, लेकिन गांधी उस समय भी उनके हिंसा की प्रवृत्ति के खिलाफ थे। गांधी ने उससे समझौता कभी नहीं किया। उनका मानना था कि ये रास्ता बिल्कुल गलत है और हिंसा का प्रतिकार हिंसा से कभी नहीं हो सकता है, हिंसा का उत्तर एक बड़ी हिंसा से ही मिलता है, लेकिन अहिंसा का उत्तर जो है उसमें कहीं हिंसा का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। तो मैं समझता हूं कि जो राजगोपाल भाई जो यहाँ कहना चाह रहे थे वो निश्चित रूप से एक बहुत ही उनका जो एक अपना उनका जो बड़ा एक दायरा है पूरे विश्व को समझने का। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ कोई बात जो मैं कह रहा हूं या गांधी कह रहे थे या कोई हमारे राजगोपाल भाई कह रहे हैं, वो सिर्फ भारतवर्ष से संबंधित है। एक ये जो हिंसा और अहिंसा की जो लड़ाई चल रही है ये विश्वव्यापी है और उस विश्वव्यापी जो भारत है जिसकी ग्लोबलाइजेशन की चर्चा अभी हुई, उसमें भारतवर्ष अलग नहीं रह सकता है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि जब हम ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे शासक वर्ग हैं, क्योंकि शासक वर्ग को ज्यादा सुनी जाएगी। अगर अभी मोदी जी का भाषण होगा तो हमको लगता है कि इसमें जो है सो लाखों लोग जुड़ गए होते हैं, या हमारे राहुल जी बोलने लगेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनसे कम लोग जुड़े। लेकिन अब राजगोपाल भाई जुड़ेंगे तो आदिवासी समाज के तो लोग जुड़ सकते हैं, उनके पास ये साधन नहीं है इसलिए नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आदिवासी समाज के लिए इनका काम करने का बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, जो 25-25 हजार 50 हजार के जत्थों को लेकर निकले हैं। लेकिन जो हम लोग इस छोटे दायरे में, मुजफ्फरपुर के दायरे में, स्टेट के दायरे में जो हम लोग हैं, हमारी भी समझदारी उसी तरह की समझदारी बनती है, वो चाहे गांधी के बारे में हो चाहे अहिंसा के बारे में हो, वो समझदारी बनती है कि हम, गांधी जब अहिंसा की बात करते हैं तो गांधी बहुत स्पष्ट है। धन्यवाद सर। विचार से अहिंसक होना होगा। बस मैं समाप्त कर रहा हूँ, विचार से हमको अहिंसक होना होगा। दरअसल अगर हम अपने को अहिंसक दिखाएं लेकिन मन में हमारे हिंसा हो, मन में हमारे द्वेष हो, मन में हमारे क्रोध हो, मन में हमारे किसी के लिए करुणा नहीं हो, मन में हमारे किसी के लिए प्रेम नहीं हो, तो हम कहीं से भी अहिंसक नहीं हैं, चाहे हम लाख अपने को कहें कि हम अहिंसक हैं। इसलिए गांधी एक पूर्ण परिवर्तन मनुष्य में, जो होलिस्टिक जिसको कह सकते हैं, एक चेंज लाने को ही अहिंसा मानते थे और तब वो अहिंसा की बात करते थे। मैं समझता हूं कि मेरा 10 मिनट पूरा हो गया है। हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग 45-50 मिनट बोलने के आदी हैं, लेकिन चूंकि राजगोपाल भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातों को यहाँ रखा है, तो मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद देता हूं कि वे आए वेबिनार में प्रयत्न के बुलावे पर, और हम श्री SNP सिन्हा जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। यहाँ पर रजनी जी भी जुड़ी हुई हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाजीपुर से निकिता राज जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच। जी प्रणाम सर, अपना परिचय दें। रंजीत जी आप अपना परिचय दें।
रंजीत दूसरे रंजीत हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो दूसरे जी, मेरा रंजीत नाम दूसरे रंजीत हैं जो माइक ऑन करके कुछ बोलना चाह रहे थे। खैर, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निकिता राज हाजीपुर से जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। उनके विचारों को अगले वेबिनार में हम लेंगे। रंजीत भाई कुछ कहना चाह रहे थे, अगले वेबिनार में उनके विचारों को लेंगे। और अब मैं प्रयत्न निदेशक प्रभात जी से निवेदन करता हूं कि वेबिनार में ये मेमेंटो देने की अगर कोई योजना हो तो उसके लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। आदरणीय प्रभात जी, अध्यक्ष निदेशक प्रयत्न, कृपया अपना माइक ऑन करें। इस वेबिनार में उपस्थित तमाम प्रतिभागियों की ओर से आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राजगोपाल भाई साहब के प्रति हम आभार प्रकट करते हुए यह स्मृति चिन्ह समर्पित करता हूं। कृपया इसको स्वीकारने की कृपा प्रदान करें। कृपया हाथ उठा के स्वीकार कर लिया। थैंक यू। अब पुनः हम आज के इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे गुरुवर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर के प्रति आभार प्रकट करते हुए तमाम प्रतिभागियों की ओर से, प्रयत्न परिवार की ओर से यह स्मृति चिन्ह समर्पित करता हूं। कृपया स्वीकार करने की कृपा करें। हाँ, धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन गुप्ता जी से प्लीज सर, हमारे बीच बोलिए। हमारे बीच रजनी बहन उपस्थित है। रजनी बहन आई है। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन। Thank you, Rajgopal ji. Very nice. Beautiful to see you. Beautiful to see you. Wonderful speech. Yeah, thank you. Every point I love. Thank you very much. थैंक यू मैडम। तो अब अर्जुन गुप्ता जी से है कि वे धन्यवाद ज्ञापन देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर्यटन संगठन द्वारा लगातार वेबिनार आयोजित कर हम लोग को घर बैठे ही इतने ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन करने के लिए प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो इतना हम लोग को घर बैठे ही इतना ज्ञानवर्धन प्राप्त हो रहा है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राजगोपाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने अपना कीमती समय हम लोग को दिया, इतने महत्वपूर्ण विषय एवं इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग को दिया, इसके लिए सर का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। एवं हमारे SNP सर एवं अरुण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हम लोग को मार्गदर्शित एवं ज्ञानवर्धन के लिए सदैव सर तत्पर रहते हैं। पर्यटन संगठन के साथ लगातार सर हम लोग के साथ सहयोग करते रहते हैं। सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज के हमारे श्रोतागण डॉक्टर रजनी जोइस मैम का और निकिता मैम, डॉक्टर नूतन मैम, रंजीत सर एवं तमाम श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। जय जगत भी। जय जगत, जय जगत। सर आपका माइक ऑफ है सर। जय जगत। जय जगत। जय जगत, जय जगत। माइक ऑफ है आपका। माइक। रजनी मैम अगर कोई मैसेज देना चाहती हो तो दे सकती हैं, प्लीज, यू आर मोस्ट इनवाइटेड। निकिता राज अगर कोई मैसेज देना चाहती हो तो यू आर इनवाइटेड, आप दे सकती हैं। कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है, अब एक्स्ट्रा